उस्मान ऑफिशियल्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, विजय माल्या एक रईस बाप की औलाद, दौलत जिसके घर की कनीज़ थी, ख़ानदानी रईस और फ़कत 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरीज़ जैसी कंपनी का चेयरमैन, जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़ायद था और बाद में किंगफिशर जैसी लग्जरी एयरलाइन और ना जाने कितने बिज़नेस का मालिक था विजय माल्या। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बिज़नेस टाइकॉन के नाम के साथ भगोड़ा, ठग और चोर जैसे अलकाबात जुड़ गए? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। विजय माल्या के वालिद विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने 1946 में यूनाइटेड ब्रेवरीज़ के कुछ शेयर खरीदकर अपने बिज़नेस कैरियर का आगाज़ किया था और फिर वक्त के साथ साथ वो इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदते गए और इसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए। 1952 में उन्होंने इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था और तेज़ रफ्तारी से अपने बिज़नेस को फैलाने में लग गए थे। 1970 तक विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरीज, डिस्टिलेशन और फूड जैसे कई बिज़नेस को अपने साथ शामिल कर लिया था, जिससे उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक पहुंच गई थी। मगर 1983 में उनका इंतकाल हो गया और 300 करोड़ का मालिक बना विजय माल्या। विजय माल्या भी एक बिजनेस माइंडेड शख्स था, मगर विजय माल्या के नाम के साथ और भी टाइटल्स जुड़ते थे, जैसे कि पार्टी बॉय, प्ले बॉय। विजय माल्या एक रंगीन तबीयत इंसान थे। बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स और हसीनाएं झुंड की तरह विजय माल्या पर लपकती थीं। विजय माल्या भी किसी को मायूस नहीं करते थे। पार्टीज़ और शराब विजय माल्या के शौक़ थे। इन सब के बावजूद बिज़नेस उनके खून में था। कंपनी का चार्ज संभालते ही विजय ने 300 करोड़ से आगे की सोची और जल्द ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इंजीनियरिंग, केमिकल, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगज़ीन्स को अपने बिज़नेस का हिस्सा बना लिया। मगर शराब का नशा तो सर चढ़ के बोलता है। विजय का सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस यूनाइटेड ब्रेवरीज़ ही था। यूनाइटेड ब्रेवरीज़ के मेंबर्स का कहना है कि विजय के आने के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज़ ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और यूनाइटेड ब्रेवरीज़ दुनिया की दूसरी बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी बन गई। विजय का पूरा फोकस शराब पर था, इसीलिए उन्होंने किंगफिशर को भारत का सबसे बड़ा शराब का ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आईपीएल की एक टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी ख़रीदा और किंगफिशर की प्रमोशन के लिए कैलेंडर भी निकाला। इस प्रमोशन से किंगफिशर काफ़ी मशहूर हो गई थी। उनकी कामयाबी को देखते हुए उन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया। जी भर के उड़ान भरने वाला ये बिज़नेस टाइकॉन आसमान की बुलंदियों पर था। मगर 2005 में ऐसा क्या हुआ जिसने विजय माल्या की लाइफ को मुकम्मल बदल डाला? 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे की 18वीं बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। बस यही विजय माल्या की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। दोस्तों, एयरलाइन एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें जगह बनाने के लिए नए खिलाड़ियों को पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है और विजय माल्या की रंगीन तबीयत से तो सब वाकिफ़ थे। वो अपने पैसेंजर्स को भी हवा में 5 स्टार वाला मज़ा देना चाहते थे और बहुत ही मिनिमम रेट्स पर। जहाज़ में सर्विस का ये आलम था कि दुनिया की महंगी तरीन शराबें, गर्म खाने, स्टेक्स तक मुसाफिरों को सर्व किए जाते थे। ये सर्विसेज मुसाफिरों को इतनी पसंद आईं कि भारत के 25% डोमेस्टिक मुसाफिर किंगफिशर से सफ़र करने लगे। किंगफिशर पहले ही साल में भारत की दूसरी बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई और विजय माल्या फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 40वें नंबर पर आ गए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सारी बातें डोमेस्टिक की हो रही हैं। यही बातें विजय माल्या के जहन में भी थीं, मगर दोस्तों, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए कुछ कायदे होते हैं जिसके मुताबिक 5 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और किंगफिशर को महज अभी दूसरा साल था।
विजय माल्या ने इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला, 2007 में एक डूबती हुई एयरलाइन डक्कन एयरलाइन को ख़रीद लिया और डक्कन एयरलाइन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया। ये था विजय माल्या का दूसरा बड़ा गलत कदम। डक्कन एयरलाइन और उसकी सारी एयर बसेस अब विजय माल्या की थीं और साथ साथ एयर डक्कन का सारा कर्जा भी विजय माल्या का था। विजय माल्या ने किंगफिशर रेड का किराया भी बहुत ही कम रखा था और पैसेंजर्स को सर्विस बिल्कुल किंगफिशर जैसी ही फराहम की। किंगफिशर और किंगफिशर रेड अब तक प्रॉफिट में नहीं थी। ऐसे में एक और बम फटा और तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ। जब विजय माल्या ने अपनी टिकट की कीमतें बढ़ाईं तो ऐसे में किंगफिशर और किंगफिशर रेड भारत में तो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। मगर विजय माल्या को अब भी इंटरनेशनल ऑपरेशन से उम्मीदें थीं। मगर 2008 में ऑयल की कीमतों ने विजय माल्या की कमर तोड़ डाली। विजय माल्या जो सर्विसेज फराहम कर रहे थे, इसकी वजह से कंपनी मुसलसल लॉस में थी। इसी वजह से विजय माल्या मुसलसल बैंकों से लोन ले रहे थे। हाल ये था कि किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ को 7 महीने से सैलरी तक ना मिली थी। आग जब लगी जब विजय माल्या ने इसी दौरान अपनी रंगारंग बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें फ़ौरन खाने, फ़ौरन शराब, लड़कियां, गर्ज हर चीज़ बाहर मुल्क से आई और ये तस्वीरें अखबार में शाया हुईं। ऐसे में 7 माह से सैलरी की उम्मीद लगाए वर्कर्स धरने पर आ गए और किंगफिशर को मुकम्मल ताला लग गया। अब मैं आपको बताऊंगा विजय माल्या का तीसरा काम। विजय माल्या ने किंगफिशर में यूनाइटेड ब्रेवरीज, अपने बाकी बिजनेस और अपनी विरासत में मिले पैसे से एक भी पैसा किंगफिशर में नहीं लगाया था। अब इतना पैसा कहां से आया? क्या विजय माल्या के पास कोई इन्वेस्टर थे या कोई और फॉरेन फंडिंग थी? तो यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैन है। विजय माल्या ने ये सारा पैसा बैंकों से लोन पे लिया था, हत्ता कि एक वक्त वो आ गया था कि कर्ज़े विजय माल्या के एसेट से भी एक्सीड कर गए थे। विजय माल्या किस तरह बैंकों से कर्ज हासिल करता रहा, जबकि विजय माल्या ने एक भी पैसा वापस नहीं किया था। विजय माल्या से जो भी बन पड़ा उसने किया। विजय माल्या ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए तकरीबन अपने तमाम एसेट्स को गिरवी रख दिया था, जिसमें किंगफिशर विला, जिसे गिरवी रख के बैंक से कर्जा लिया गया था, किंगफिशर विला जिसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा बताकर कर्ज लिया गया। गर्ज ये कि हर एसेट की कीमत को दुगना तिगना करके कर्ज हासिल किया गया और फिर भी जब बात ना बनी तो बैंक के नौकरी पेशा अफसरान को 16 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर 900 करोड़ का कर्ज हासिल किया। वाह क्या बात है, बड़ा हरामी हो बेटा। कर्ज और सूद मिलाकर विजय माल्या पर 7,000 करोड़ से जायद का कर्जा था। बैंक्स ने गवर्नमेंट से अपील की कि विजय माल्या मुल्क से बाहर ना निकलने पाए, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या लंदन फरार हो चुका था और पीछे छोड़ गया था ऐसे एसेट्स जिनकी कीमत से कहीं ज़्यादा वो कर्ज ले चुका था। आखिरी कर्ज जिसमें विजय माल्या ने 16 करोड़ की रिश्वत के अवज़ 900 करोड़ का कर्ज हासिल किया, उसका एक पैसा भी किंगफिशर पर नहीं लगा। विजय माल्या ने फ्रॉड कंपनियों के ज़रिए अपना सारा पैसा लंदन ट्रांसफ़र कर दिया और इस पैसे से F1 रेस कराई गई। विजय माल्या ने जिस किंगफिशर को 4,000 करोड़ का बताकर ये कर्ज लिया था, जब बैंक ने इसे नीलामी के लिए पेश किया तो कोई भी ख़रीदार ना मिला। गोवा में विजय माल्या का किंगफिशर विला 3 बार की नाकाम नीलामी के बाद 73 करोड़ में नीलाम हुआ। गोवा में ही बना हुआ किंगफिशर हाउस 5 बार की नाकाम नीलामी के बाद अब तक नहीं बिक सका। इसे 150 करोड़ का बताकर कर्ज लिया गया था। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक उनके पास विजय माल्या के 9,000 करोड़ के एसेट्स हैं, मगर इनको नीलाम करना इतना मुश्किल है कि बैंकों के हाथ कुछ आता नहीं दिखाई दे रहा। विजय माल्या एक इंतहाई शातिर दिमाग और पावरफुल बिजनेसमैन था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 में विजय माल्या के ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। ऐसे में मुल्क छोड़ने पर गिरफ्तारी हो सकती है, मगर इस लुकआउट नोटिस में तब्दीली की गई। अब इमिग्रेशन ऑफिसर को बस CBI को इतना बताना था कि विजय माल्या कहाँ जा रहा है।
इसके बाद विजय माल्या 1 दिसंबर को मुल्क से बाहर गया और 7 दिसंबर को वतन वापस आया और फिर विजय माल्या 21 दिसंबर को मुल्क से बाहर गया और 2 फरवरी को वतन वापस आया। फिर अपनी बेगम और 55 सूटकेस के हमराह विजय माल्या 2 मार्च 2016 को लंदन गया और फिर टाटा बाय बाय। फिर वो कभी वापस ना आया। विजय माल्या आज भी लंदन में एक अय्याशी वाली लाइफ को एंजॉय कर रहा है। भारत सरकार और 17 बैंक्स आज भी विजय माल्या को वापस लाने के लिए कोशां हैं।